तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने रिएक्शन मैकेनिज़्म के सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानेंगे। वैसे जीओसी में हमने आपको न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आइडिया दे दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में डिटेल्स जानेंगे ताकि हम उसे एक रिएक्शन मैकेनिज़्म के टॉपिक में यूज कर सकें। वैसे भी जब आप इंडिविजुअल चैप्टर्स रिएक्शन मैकेनिज़्म का देखिएगा तो उसमें 50% या उनसे एबव जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें न्यूक्लियोफाइल्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। तो आइए ज़रा न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पहली बातें बताए जो जीओसी में बताए होंगे कि यह न्यूक्लियस प्लस फाइल्स से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड और फाइल्स का मतलब लवर, मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड का लवर। और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड का लवर है तो वो एनायन होगा। अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की डेफिनेशन पे आ जाएं जो हमने आपको अर्लियर बताया था कि वैसा एनायन या वैसा गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। एक एग्जाम्पल से समझे, अच्छा से और समझ में आएगा। तो आइए हम लोग ले लेते हैं अमोनिया NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और BF3। और बॉन्डिंग से पढ़े हुइएगा कि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है क्योंकि इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसे देगा, ये डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक डोनर हो तो एक्सेप्टर सामने होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर डोनेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। तो अब आप बोल सकते हैं कि दिस वन इज योर न्यूक्लियोफाइल्स, और जब भी न्यूक्लियोफाइल्स है तो सामने इलेक्ट्रोफाइल्स का होना ज़रूरी है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हैं या जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, और जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल्स बोला जाता है। कुछ आ जाएंगे अब इन बातों को, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आइए ज़रा हम कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के जो बेसिक बैच में बताए होंगे, हमने कहा होगा एनायंस। जैसे एनायंस में आ जाइए Cl- के पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि नॉर्मल क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आ जाइए OH-, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लेकिन OH- में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। H-, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाइए एक्सेट्रा, जैसे ही और बहुत सारे इनायन हो सकते हैं। RO- ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये सारे इनाइंस हैं। और दूसरा आ जाइए तो लोन पेयर कैरी करने वाले कंपाउंड्स, कैरिंग कंपाउंड्स। जैसे अगर लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स में आ जाइए तो अमोनिया, ये न्यूट्रल होंगे। वाटर, एल्कोहल, एक्सेट्रा। तो क्या बोले, अब ज़रा उन बातों को अगेन फिर एक बार सुनिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में आपको बताया कि भाई वैसा एनायन या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, दे आर रिगार्डेड एज ए न्यूक्लियोफाइल्स। और जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसे इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल्स बताया कि भाई इधर न्यूक्लियोफाइल्स एनायंस हो सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल्स लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब जैसे आ जाइए इसमें, अगर आप आइएगा अमोनिया में, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक साइट ये है। मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल से अटैच्ड होगा तो नाइट्रोजन अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होगा। वैसे ही H2O में अगर आप आ जाइए तो न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन है। ROH में आ जाइए तो न्यूक्लियोफिलिक साइट ऑक्सीजन है। H- तो अकेला है तो कोई समस्या ही नहीं है। RO- में आ जाइएगा तो फिर ऑक्सीजन होगा। OH- में आ जाइएगा तो फिर ऑक्सीजन होगा। क्या न्यूक्लियोफिलिक साइट। Cl- तो अकेला है तो दैट इज भाई कोई समस्या ही नहीं है, क्लोरीन ही आपका न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा। न्यूक्लियोफिलिक साइट का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया कि BF3 है, तो BF3 में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
अमोनिया के नाइट्रोजन से जा रहा है, तो मतलब जब अटैचमेंट होगा तो इन से होगा, तो दैट इज वाई इट इज रिगार्डेड एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। क्लियर है? अब जैसे ही आप यहां तक के एग्जाम्पल को देखिएगा ना, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर यही चीज तो हमारा लुईस बेस भी होता है, सेम चीज। अर्लियर जब आप बता रहे थे हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो आपने वहां पर भी बताया था कि लुईस बेस एनाइंस होते हैं या लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स, एलपी लोन पेयर कैरिंग कंपाउंड्स है। तो सर क्या जो न्यूक्लियोफाइल्स है वही हमारा लुईस बेस है, या जो लुईस बेस है वही हमारा न्यूक्लियोफाइल्स है? अगर ये दोनों सेम है तो फिर दो डिफरेंट नाम क्यों है, या दोनों अलग अलग है? तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में दोनों जो ऑपरेट होता है वो अलग तरीके से ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है, तो पहले ज़रा उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अब जैसा अर्लियर आप जानते होइएगा कि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और OH माइनस अभी आपने न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज में पढ़ा था। तो मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट से जाकर जस्ट अपने आप को एसोसिएट कर लेना, यह कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रोफिलिक साइट जो था, या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट था, उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अगर ऐसी फिनोमिनन ऑर्गेनिक में आप कहीं ऑपरेट कर रहे हो, तो आप उस एनायन को या गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज में लाओगे। लेकिन सेम एग्जांपल है हमारे पास CH2H CH2 प्लस, अब हमने ले लिया OH माइनस। अब मान लीजिए ये आपका प्रोटॉन की फॉर्म में निकल गया, तो प्रोटॉन एसिड है तो उसको निकालने वाला बेस चाहिए। तो अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस H प्लस को OH माइनस ने एब्स्ट्रैक्ट करवाया है प्लस वाटर, तो अब ये यहाँ OH माइनस बेस कहलाएगा। मतलब अगर एनायन बेस की तरह काम कर रहा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को वो खींच लेगा और खींचकर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देगा। इन सच सिचुएशंस एनाइंस को हम लोग बेस की कैटेगरीज में बोलते हैं। मतलब यहाँ रिएक्शन देखकर हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में OH माइनस बेस की तरह काम कर रहा है। अब जैसा हमारा टॉपिक न्यूक्लियोफाइल्स है, तो हम लोग अभी इसी डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। हमने सिर्फ आपको एक डिफरेंस बता दिया कि भाई न्यूक्लियोफाइल्स और लुईस बेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, बाद बाकी सारी चीज़ें एज इट इज होती है। अब यहाँ पर भी अगर आ जाइए तो आपका बेसिक साइट ऑक्सीजन है, क्योंकि इस प्रोटॉन को खींचने वाला ऑक्सीजन है। पूरे OH माइनस में जो H प्लस है वो ऑक्सीजन से अटैच होगा, हाइड्रोजन से अटैच नहीं होगा, तो बेसिक साइट ऑक्सीजन कहलाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस हमने आपको बता दिया कि भाई क्या बेसिक डिफरेंस है एक न्यूक्लियोफाइल्स और एक बेस में। लेकिन हम लोग अभी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट न्यूक्लियोफाइल्स पे करेंगे। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, जिसे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलते हैं सॉल्वेंट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चे, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक रिएक्टेंट का सॉल्वेंट में इफेक्ट बताया था, अब हम लोग यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल का सॉल्वेंट में इफेक्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल को जब हमारा सॉल्वेंट चेंज कर रहा होता है तो वो बेसिक डिफरेंस ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। क्लियर? टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये तो क्लियर हो गया। तो आइए अब जरा समझे इसे। सॉल्वेंट को हम लोगों ने दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर दिया है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर टर्म से परिचित हैं। फिर हमने पोलर को फर्दर डिवाइड कर दिया है प्रोटिक और एप्रोटिक, नॉन पोलर एज इट इज है। अब पोलर प्रोटिक क्या है? जैसे बच्चे ने बोला कि सर पोलर प्रोटिक क्या, तो जो पोलर हो एज वेल एज ए प्रोटॉन देने में एबल हो, जैसे वाटर, अमोनिया, एल्कोहल, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। जो पोलर हो एज वेल एज ए प्रोटॉन देने में एबल हो, पोलर एप्रोटिक। जो पोलर तो हो लेकिन प्रोटॉन देने में एबल नहीं हो, जैसे एसीटोन।
अभी हम इसमें नाम लिखेंगे, स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। DMF, THF, DMSO एक्सेट्रा। एक एसीटोन के स्ट्रक्चर से परिचित होइएगा। बाद बाकी हम जहाँ पर भी ये आएगा ना, ये स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे, माने फिलहाल इसमें हम DMF लिख देंगे ताकि आपको रिकॉल्ड हो जाए कि वो एप्रोटिक की बात कर रहे हैं। नॉन पोलर से परिचित ही होइएगा। नॉन पोलर है हमारा CCl4, फिर आ जाइए बेंजीन एक्सेट्रा। ये हमने सॉल्वेंट को कैटेगराइज कर लिया। इन्हीं 3 सॉल्वेंट में हम लोग न्यूक्लियोफाइल के इफेक्टिवनेस को देखेंगे। तो पहले ज़रा इन 3 सॉल्वेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है ये जान जाएं। आइए देखिएगा, हमने इनिशियल को तीनों सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है, वाटर के अंदर, एसीटोन के अंदर और CCl4 के अंदर। हमने पहला जो एग्जाम्पल है उसका पिक्चर दिखाया है। ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये हमारा वाटर सॉल्वेंट है, और इनिशियल को हमने थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया है, Na+ और Cl-। ऑब्जर्व क्या कर रहे होइएगा कि NaCl का केटायन वाटर के निगेटिव एंड से और NaCl का एनायन वाटर के पॉजिटिव एंड से सॉल्वेट हो रहा है। ये सेकेंडरी फोर्स सॉल्वेशन पढ़े होइएगा केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोटिक सॉल्वेंट can solvate both cations and anions। अब आ जाइए, अगर आप ये प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आते हो तो ये ब्लैक कलर जो लिखा हुआ है ये हमारा एसीटोन है और इनिशियल का Na+ है। अगर एसीटोन में आप इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट लगाइएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका नेगेटिव एंड NaCl के सिर्फ केटायन को सॉल्वेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये प्रोटिक सॉल्वेंट can solvate only cations। और नॉन पोलर सॉल्वेंट ना केटायन को सॉल्वेट करता है ना एनायन को सॉल्वेट करता है। याद रखना आज के बाद। प्रोटिक सॉल्वेंट प्रूफ भी आगे देंगे। प्रोटिक सॉल्वेंट केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है, या प्रोटिक सॉल्वेंट मात्र केटायन को सॉल्वेट करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ना केटायन को सॉल्वेट करता है ना एनायन को सॉल्वेट करता है। क्लियर? अब एक चीज़ ज़रा आप हमें बताइए, हम लोग जो अभी जितने न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़े हैं तो एक बात तो लग गया होगा कि जो जितना ईजिली या जल्दी अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवा देगा हम उसे बोलेंगे कि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम ही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। मान लीजिए कि वो रेस्ट्रिक्शंस के साथ या ऑब्स्टिकल्स के साथ अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो आप बोलिएगा कि भाई इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत है, दैट इज़ वाई ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये बहुत ईजिली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। तो ईजिली अगर कर दिया तो हम बोलेंगे कि नहीं मैंने ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये जल्दी उसको अवेलेबल भी करवा रहा है, तो मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इसी चीज़ों को हम मेन फोकस करेंगे। एक तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं सॉल्वेशन का, और दूसरा कौन एनायन कितना ईजिली अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अवेलेबल करवा रहा है। तब हम लोग का पहला टॉपिक आ गया न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इन प्रोटिक सॉल्वेंट। मान लीजिए हमें ये दे दिया एसीटोन के अंदर सॉल्वेंट, अब सारी जगह एसीटोन ही है। अब कहा कि भाई अब बताओ, तो आप बताओगे कि ये सारा एक प्रोटिक सॉल्वेंट है और एक प्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। अगर एनायन को सॉल्वेट नहीं करता है इसका मतलब है कि इनके साथ तो इसका बॉन्ड बनना नहीं है। बॉन्ड बनना नहीं है तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी F- में होगी। बच्चा बोलेगा कि सर ये नया कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया चार्ज डेंसिटी। तो बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है।
8 का डेंसिटी इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन आयोडीन की साइज बड़ी है। तो दैट इज वाई जो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो स्मॉल स्पेस पे अरेंज्ड होगा, तो वो निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ा देगा। और अगर निगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ा हुआ है तो वो चाहेगा कि हम इसे बहुत ईजिली डोनेट कर दे, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कमता है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। और स्टेबल बनने के कारण इसकी टेंडेंसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा हो गई। तो आप बोलेगा कि सर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये हमारा आ गया सर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यही ऑर्डर था चार्ज डेंसिटी का। इसका मतलब है कि आप जब एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देख रहे होते हैं तो आपको चार्ज डेंसिटी देखना होता है। अब मान लीजिए बच्चे ने बोला कि सर हम चार्ज डेंसिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए चार्ज डेंसिटी आइडेंटिफाई तो फिर आप देखिए, पहला देखना चार्ज डेंसिटी ही है। तो आप देखोगे कि HF वीकर एसिड है लेकिन F माइनस अच्छा बेस होगा, तो ये बेस अच्छा है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, तो यही ऑर्डर इसके बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस में, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट में। अभी हमने दो चीज़ें बताया है, पहला हमने बताया प्रोटिक सॉल्वेंट, हमने प्रोटिक सॉल्वेंट में कहा एक्सटेंट ऑफ फोर्स, सॉल्वेंट के साथ जो जितना स्ट्रॉन्गर फोर्स बनाएगा उसकी उस एनायन की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। फिर हमने आपको सेकेंड प्रोटिक सॉल्वेंट में बताया कि भाई जिस एनायन के पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बातें समझ में आ गई। फर्स्ट वाले टाइप में न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स रिलेटेड था, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्ट रिलेटेड है। मतलब अगर F माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल एसीटोन में है तो F माइनस उसी मोमेंट पे एक अच्छा बेस भी है एसीटोन के अंदर। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि F माइनस ऑर्गेनिक के अंदर ऑलवेज अच्छा न्यूक्लियोफाइल और अच्छा बेस है, हम इन चार में जब कंपेयर कर रहे हैं तब हम ये बात बता रहे हैं। क्लियर हो गई बातें। अब आते हैं जरा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब आइए, ये एक गिवन मॉलिकुलर फार्मूला है, इस गिवन मॉलिकुलर फार्मूला को CCl4 में डाला गया है जिसका न्यूक्लियोफिलिक साइट F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस है। नॉन पोलर सॉल्वेंट ना केटाइन को सॉल्वेट करता है ना एनायन को सॉल्वेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन कितना ईजिली न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर NaI का बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो यहाँ से I माइनस ईजिली जनरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू NaF। अगर यहाँ से I माइनस ईजिली जनरेट हो जाएगा तो हमारा I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हम बोले बिल्कुल यही होता है, मतलब यहाँ आप बोल सकते हो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक चीज़ देखे होइएगा कि ये आपका टाइप 1 की तरह ही है। टाइप 1 में भी आपका I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, टाइप 3 जो आपका नॉन पोलर है इसमें भी आपका I माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वहाँ अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनने का रीज़न था कि वो प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ वीकर बॉन्ड बना रहा था, जबकि यहाँ I माइनस बड़ा बॉन्ड लेंथ होने के कारण बहुत ईजिली अपने आप को अवेलेबल कर रहा है। मतलब यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल्स बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स रिलेटेड है, लेकिन मेन रीज़न जो होगा वो आपका बॉन्ड लेंथ होगा। होपफुली बातें समझ में आ गई होगी। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल्स को हम एक गिवन सॉल्वेंट में कैसे स्ट्रेंथ को अरेंज करते हैं, इन बातों को अभी हमने समझाने की कोशिश किया है। अब जो अगला हमारा वीडियो आएगा उस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तब जाकर के हम लोग का एक न्यूक्लियोफाइल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू।